दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के नेक्स्ट वीडियो पर लेकर आ गई हूँ मैं आपके सामने प्राथमिक क्रियाएं। इससे पहले मैं आपसे वीडियो स्टार्ट करूँ, एक छोटी सी बात कहूंगी। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि हमें मैप वीडियो चाहिए। तो देखिए बच्चा, आपकी जो ज्योग्राफी जो है इस वक्त जो 12th क्लास की ज्योग्राफी है वो प्रॉपर जो है मैप ज्योग्राफी नहीं है। क्लास 11 में जो आपने ज्योग्राफी पढ़ी है वो आपकी 80% मैप ज्योग्राफी थी। उसमें आपको मैप वर्क ज़्यादा करना था, समझना आपको पूरा उस मैप वर्क से था। उसमें 20% आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से समझाया जाता था। लेकिन ये जो 12th क्लास की है ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है, क्वेश्चन भी आपके थ्योरेटिकल ज़्यादा आते हैं। तो इसमें मुझे कम से कम 80% थ्योरेटिकल वर्क आपको आना चाहिए, उनके क्वेश्चन को, उनके पॉइंट समझ में आने चाहिए। तो मुझे आपको इसी तरीके से समझाना पड़ेगा। रही बात आपके मैप की, तो जैसे ही एक बुक कंप्लीट हो जाती है मैं मैप वाले वीडियोस बनाऊंगी, मतलब पूरी बुक के मैप में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके से आते हैं वो मैं आपको सारे समझा दूंगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बीच बीच में वो मैप वर्क डालूं तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर लेसन पढ़ा रही हूँ। मैप वर्क मैं इस साथ नहीं कर सकती, क्योंकि 80% पेपर आपका थ्योरेटिकल आएगा, इसलिए मुझे थ्योरी ही ज़्यादा इसमें करवानी कंप्लीट पड़ेगी। अदरवाइज जहाँ पर मैप की रिक्वायरमेंट होगी जिस लेसन में, वो मैं खुद करवा दूंगी। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो कह रहा है आपसे कि प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बताना। देखिए, प्राथमिक क्रियाएं वो पहली एक्टिविटी होती हैं जो हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग खेती करते हैं, जैसे हम डेयरी उद्योग करते हैं, जैसे हम मछली पालन करते हैं, जैसे हम जो जमीन में से तेल या डीजल जो निकालते हैं, ये सब क्रिया जो है ये सारी की सारी प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आगे अब इस लेसन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है वो लेसन में, मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन बना आपका, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जिन काम को करने से हमें पैसे मिलते हैं या जिन काम को करने से हमें आय की प्राप्ति होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब ये कैसी होती है? 4 प्रकार की होती है। कैसी होती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रिया। ठीक है, अगर हम प्राथमिक क्रिया की बात करें तो ये साफ साफ से हम प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि साफ तौर पर हम लोग अगर करना चाहते हैं तो पर्यावरण का सहयोग का होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं पढ़ रही जो लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, कि जो अगर हम इस प्राथमिक क्रिया में, एक्टिविटी में आना चाहते हैं तो हमारे को पर्यावरण से संबंधित होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए बारिश हो गई बहुत ज्यादा इस साल, तो खेती नहीं हो पाएगी। फिर बारिश नहीं हुई तब भी खेती में नुकसान होगा। ठीक है, जैसे अभी जो तूफान आने वाला है पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, आपने देखा होगा वहां पश्चिम बंगाल के तटों पर उसका ज्यादा नुकसान होगा। तो क्यों नुकसान होगा? क्योंकि वहां पर जो मछली पालने वाले, मतलब मछली जो समुद्र से लेते हैं और बाजारों में बेचते हैं, वो मछुआरे जो होते हैं उन लोगों का सारा काम खराब हो जाएगा। तो डिपेंड हुआ ना, अब यहाँ पर मतलब फर्क पड़ा, इफेक्ट आया कहीं ना कहीं। तो प्राथमिक क्रिया आपको पर्यावरण से जोड़ के रखती है। अगर पर्यावरण सही होगा तो प्राथमिक क्रियाएं भी सही तरीके से चल पाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे कहता है कि आखेट एवं भोजन संग्रह। देखिए, आखेट का यहाँ पे जो मतलब होता है, आखेट का मतलब यहाँ पर होता है शिकार करना, घूमना। तो पहले के जमाने में मतलब जब आदि मानव था, तो जो क्या था, आदि मानव घूमता रहता था और घूमते घूमते जो भी चीज उसे लगती थी वो उसकी जरूरत की है, वो उसको इकट्ठा कर लेता था। चाहे वो भोजन का सामान था, चाहे वो किसी तरह का औजार था, कोई और या फिर कोई और सामान था। ठीक है, तो आखेट एवं भोजन संग्रह के आप क्या पढ़ेंगे? देखिए, मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में जब आदि मानव था, वो अपने जीवन को जीने के लिए जिन चीजों की इसको जरूरत होती थी उनको वो कहाँ से लेता था? वातावरण से लेता था। इसलिए वो वातावरण पर निर्भर भी था, उसके साथ भी रहता था। जैसे कि पशु को आखेट कर पशु को घूमता रहता था, ढूंढ तक अपने भी खा लेता था, और मतलब धीरे धीरे पशुओं को भी खाना जंगलों से मिलता रहता था। जो पालता था पशु, तो सबसे पहले कुत्ता पाला गया। ठीक है, तो कुत्ता जो पाला गया उसका भी खाना पीना हो जाता था, और अब जब उसको कुछ चीज ऐसी लगती थी जिसको मैं खा सकता हूँ, मतलब आदि मानव खा सकता है, उसको भी वो रख लेता था। दूसरा, अपने समीप के जंगलों के में खाने योग्य पौधे एवं कंदमूल। कंदमूल मतलब होता है फल फ्रूट जो आप खाते हो ना, जैसे केला, आम, संतरा, मतलब कच्चे फल। ठीक है, तो जंगलों में जो भी उसको इस तरह का फल मिलता था कि जिसको वो खा सकता था, उसको भी वो यूज कर लेता था। नेक्स्ट चलते हैं। आदिकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। ठीक है, जो जंगली पशु थे उन पर निर्भर करता था, और गर्म प्रदेशों पर रहते थे लोग, जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती थी वहां पे ज्यादा रहते थे, और आखेट करके मतलब घूम घूम के ये चीजों को वहां से ग्रहण कर देते। यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकरण के युक्त हो गया है, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। देखिए, वो ये कह रहा है कि जो अगर हम लोग बात करें तो मछली जो पालना है टेक्नोलॉजी से बन गया। लाइक जैसे हम जो आर्टिफिशियल तालाब बना लेते हैं, आर्टिफिशियल तालाब में ही मछली पालते हैं और उसके बाद
बाद उसी को बेच देते हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया बंगाल की खाड़ी में जो मछुआरे, वो कुछ आज भी जो बेसिक तरीका था उनका, ट्रेडिशनल तरीका था, पारंपरिक तरीका था, उसी से वो मछली मतलब लेते हैं और बाजारों में बेचते हैं। ठीक है, मछली पकड़ते हैं बाजारों में बेचते हैं। तो हुआ है टेक्नोलॉजी से भी फर्क पड़ा है, लेकिन इससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी से फर्क आने में बस ये हो गया कि जो पहले अवैध शिकार होते थे, अवैध चीजें होती थी, लाइक जैसे काला हिरन के मामले में जो आपने देखा होगा, सलमान खान को जो जेल हुई थी, ठीक है, वो क्या था कि अवैध शिकार होता था, उसमें कोई भी कहीं भी जाके शिकार कर देता था। जो ऐसी जातियां होती थी, मतलब ऐसे प्राणी होते थे, लाइक काला हिरन, जैसे शेर है, जैसे एक सिंग वाला गैंडा है, तो ये बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत, मतलब इनकी प्रजाति वैसे भी कम थी, और जब इसको शिकार हो जाता था तो और धीरे धीरे वो लुप्त होने लगी। तो इन सब चीजों पे भी रोक लगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में की जाती है। ठीक है, वो कह रहा है कि भोजन को जो हम इकट्ठा करते हैं और जो शिकार करते हैं, हम जो घूमते हैं, ये पुरानी तरीके से, मतलब पहले के जमाने से क्रिया चलती जा रही है। और ये ऐसी क्रिया एक आर्थिक क्रिया है, पैसे कमाने की। लाइक जंगल से हमें लकड़ी मिली, हमने बेच दी, जंगल से हमें कोई जानवर मिला, उसकी खाल बेच दी, जंगल से कोई जड़ी बूटी मिली, आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक पूरा पतंजलि जड़ी बूटियों पर ही है। ठीक है, तो जो चीज मिली उसको हम लोगों ने आगे बेच दिया, तो उससे भी हमें पैसे मिल गया। दूसरा, इससे अधिकतर आदिकालीन समाज के लोग करते थे, यानी पुराने जमाने के, और वे लोग अपने भोजन, वस्त्र और शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशु वनस्पति को संग्रह करते थे। वो ये कह रहा है कि जो आदिकाल में जो मानव था, वो अपने जीवन को जीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, हर तरीके से वो एक तरीके से जंगल पर और वनस्पति पे निर्भर था, पशुओं पे निर्भर था। ठीक है, जैसे उनको वहां पे वो पशु मिलते थे, जिस तरह की उनको चीजें उनसे वो ले सकता था, वो सारी चीजें वो लेता था। नेक्स्ट करते हैं, भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है, यानी कि भोजन को इकट्ठा करके रखना, जो पूरा, अगर हम विश्व की बात करें तो 2 हिस्सों में ज्यादा होता है। तो जो 2 हिस्से हैं वो पूछ रहा है कहाँ पर होते हैं। तो देखिए, जो 2 हिस्से हैं वो कह रहा है, एक तो कनाडा उत्तरी यूरेशिया दक्षिणी चिली में और निम्न अक्षांश में पाए जाते हैं, जैसे अमेजन बेसिन और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब देखिए, इसको थोड़ा ग्लोब से समझिएगा। ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ऊपर का जो ये हिस्सा है और ये जो नीचे का हिस्सा है, इनको हम उच्च अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कनाडा है, यहाँ पर जो हमारा कनाडा है, यूरेशिया, दक्षिणी चिली वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी भोजन को इकट्ठा करके रखा जाता है, क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और निम्न अक्षांशों के बीच में, निम्न अक्षांश ये वाला क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे भी भोजन को कलेक्ट करके रखा जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारी जनजातियां रहती हैं और यहाँ पे भी बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे जनजाति रहती है, उसमें से एक आपने सुना होगा, जो बर्फ के घर बना के रहते हैं, जिनको इग्लू कहा जाता है, बर्फ के घरों को, और जो जनजाति वहां पे रहती है उसको एस्किमो कहा जाता है। ठीक है, आगे चले। आधुनिकरण समाज में भोजन संग्रह के कार्य को कुछ भागों में विभक्त किया गया। एक सेकंड, ओके। आधुनिकरण समाज में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापीकरण किया हो गया। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं, लाइक पतंजलि। पौधों के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं, लाइक अगर हम लोग बात करें तो पौधा है कोई, उसकी जड़ का भी यूज कर रहे हैं हम लोग, उसके तने का भी यूज कर रहे हैं, उसकी पत्ती का भी यूज कर रहे हैं हम लोग। लाइक नीम की बात कर लेते हो तो नीम की जड़ आपने देखा होगा, छाल लगा लेते हैं जब फोड़े फुंसी हो जाते हैं, नीम के पत्ते खाते हैं। ठीक है, नीम की जो डंडी, जो शाखा होती है, उससे दातुन कर लेते हैं, लाइक इस तरीके से। उदाहरण के तौर पे छाल का उपयोग देखिए आ गया, जैसे कुनैन की छाल चमड़ा तैयार करने एवं कारक के लिए की जाती है। जो कुनैन है, पौधा पेड़ होता है, उसकी जो छाल है उससे चमड़ा तैयार किया जाता है। पत्तियों का उपयोग जैसे पेय पदार्थ है, दवाइयां हैं, कीर्तिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए, रेशे का कपड़े बनाने, लाइक कीर्तिवर्धक, लाइक जैसे आपके घरों में आजकल बड़ा कॉमन होगा एलोवेरा। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके से एक पौधा ही तो है, उसको यूज के लिए अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या है, कीर्तिवर्धक वस्तु बनाते हैं हम लोग। ठीक है, रेशे से कपड़ा बनाने के लिए, भोजन एवं तेल के लिए पेड़ एवं तने का उपयोग रबड़, बाल्टा, गोंद एवं गोंद व राल बनाने के लिए करते हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अलग अलग तरह का पौधा होता है, अलग अलग तरह के यूज होते हैं। किसी से हम चवड़ा बना रहे हैं, किसी से हम सुंदरता की कोई चीज बना रहे हैं, किसी को पत्ती को हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं, किसी को दवाई के लिए यूज कर रहे हैं, किसी को कपड़े के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसी हमारी जरूरत होती है, हमने उन चीजों को वैसे ही डाल दिया है। ठीक है, ये मैप देखिए थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो में थोड़ा सा धुंधला है। तो जो मैप अभी वो बता रहा था कनाडा वगैरह, तो देखिए अगर आपको नजर आ रहा हो अपने मैप देख लीजिए, कनाडा वगैरह आपका यहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ कनाडा होगा। ठीक है, और अगर हम लोग ये बात करें, ये अफ्रीका है आपका, तो ये पूरा साउथ अफ्रीका वाला एरिया है। ठीक है, तो ये एक इसकी बात कर रहा था, दक्षिणी चिली, साउथ अफ्रीका वगैरह। ठीक है, ओके, बाकी चलते हैं हम लोग आगे। आगे कह रहा है कि विश्व स्तर पर भोजन संग्रह का अधिक महत्व नहीं है। अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे ये चीज इतनी काम नहीं करती है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, ओके,
हाँ जी, विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं, यानी कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इस तरह की काम मतलब वर्ल्ड लेवल पे नहीं होता। ये मतलब एक तरीके से छोटा उद्योग आप समझ सकते हैं, छोटे रूप में हम इस चीज का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, क्या हो रहा है? ओके वेट। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि पशुचरण। ठीक है, ओके, पशु जो चरण है, पशुचरण मतलब आप समझते हैं जैसे हम लोग गाय भैंस जो जंगली जानवर होते हैं, भेड़ बकरियों को जंगल में घुमाना। ठीक है, आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, यानी कि जो सिर्फ घूम घूम के जो चीजें कलेक्ट करता था, वो जो ग्रुप था, उन्होंने देखा कि धीरे धीरे हम सिर्फ ऐसे घूम घूम के अपना जो जीवन है नहीं काट सकते, हमें कुछ और आगे करना चाहिए। लाइक मैंने एक छोटा सा बिजनेस करा तो अब मैंने देखा कि छोटे बिजनेस से काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहिए, इस तरीके से। तो आखेट पर निर्भर वाले लोग ने जब ये सोचा तो उनको लगा कि कुछ और करना चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा, यानी कि पशुओं को पालना शुरू करा। अब क्या हुआ, पशु को पालने के लिए जो जलवायु का होना भी बहुत जरूरी। लाइक अगर मैं बात करूं, मैंने सोचा कि चलो मैं अपना पशुओं को पालना शुरू करता हूं, तो मैंने भेड़ पालने की सोची। पश्मीना जो ऊन देती है वो वाली भेड़ पालने के लिए, लेकिन वो जो भेड़ है उसको लिए वातावरण भी तो वैसा होना चाहिए, बहुत उसकी तो खाल इतनी गर्म होती है, तो उसको कैसा चाहिए, अगर उसको मैं नॉर्मल एटमोस्फेयर में रहूंगी तो मर जाएगी, तो उसको बहुत ठंडे वाले प्रदेश में रहना है, तो मुझे भी तो वहीं जाकर रहना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और दूसरी तरह की भेड़ बकरियों को देखा जो जैसे राजस्थान में पाई जाती हैं, तो ऐसी बकरियों के लिए गर्म माहौल चाहिए, तो ऐसा क्या कि गर्म माहौल जो कैसे लूंगी मैं वहां पर मुझे भी तो रहना पड़ेगा। तो अगर मुझे पशुओं को पालना है तो मुझे जलवायु दशा पे भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और इसके क्या कि धीरे धीरे जैसे ही हमारे तकनीकी विकास होते रहे और सब चीजों में मतलब इस ये मतलब हम लोग बढ़ते रहे, अच्छी तरफ आते रहे, तो क्या हुआ कि धीरे 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 हमारा व्यापक स्तर पर भी मतलब व्यापार करने स्तर पर भी इन चीजों के बारे में सोचा जाने लग गया, और इन चीजों पे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। लाइक जैसे एक तरह तरीके से बात करें, चलवासी पशुचरण। देखिए, चलवासी पशुचरण क्या होता है, मतलब लाइक जैसे मेरा एक ग्रुप है, ठीक है, लाइक बंजारे हो जाते हैं लेकिन आदिवासी हो जाते हैं, मेरा एक भेड़ बकरियों का ग्रुप है। आज हम लोग यहाँ पे हमने डेरा डाल लिया है, आसपास जितनी भी गाय भैंस सॉरी जितने भी घास वास थी वो सब मेरी भेड़ बकरियों ने खा ली, अब घास वगैरह खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, फिर अब थोड़ा सा तो और दूर चले जाएंगे, अब दूर चले जाएंगे और वहां जाके रहेंगे, फिर उस एरिया में कुछ टाइम तक रहेंगे, फिर वहां पे भी ऐसे ही खाते पीते रहेंगे, फिर वहां की खत्म हो जाएगी तो फिर आगे चले जाएंगे, मतलब लाइक इस तरीके से। तो देखिए, चलवासी पशुचरण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, मतलब पुराने जमाने से ही चला आ रहा है। इसमें भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं, यानी कि अपने जीवन के हर काम के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारगाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित मतलब चले जाते हैं। और इस पशु चारक वर्गों में अपने निश्चित चारगाह क्षेत्र होते हैं, मतलब अपने फिक्स एरिया होते हैं जहाँ पे ये लोग घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी, क्योंकि कहीं पे कुछ जंगली ऐसे जानवर होते हैं जिनसे इनके जानवरों को भी खतरा है, इनको भी खतरा है, तो अपना इनका फिक्स एरिया होता है कि अब यहाँ पर रहेंगे, वहां पर रहेंगे, ये लोग फिक्स रखते हैं। लाइक जैसे इसमें दे रखा है आपकी इस पिक्चर में। ठीक है, आगे देखते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थल में भेड़ बकरी एवं ऊंट। लाइक अगर मैं बात करूं एशिया, ठीक है, भारत के जो एशिया मतलब एशिया, भारत जो है एशिया के अंदर है, तो एशिया के अंदर जितने भी मरुस्थल है वहाँ पे भेड़ बकरी और ऊंट को ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम अफ्रीका के जो जितने भी जंगल है, जो भी वहाँ पर पशु पालन करते हैं, वो लोग गाय और बैल को ज्यादा पालते हैं। ठीक है, तो जो सहारा जो है आपका अफ्रीका में ही है। ठीक है, और आगे चलते हैं इसमें हम लोग। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा, आर्कटिक एवं उत्तरी उपध्रुवीय क्षेत्रों में रेडियार पाए जाते हैं। देखिए ये क्या है, ये जो एरिया है पूरा तिब्बत वाला है, एंडीज पर्वत वाला है या उप ध्रुवीय क्षेत्रों वाला है, ये बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ये ग्लोब था आपका, ये वाला एरिया जो आपका पड़ेगा 66 अक्षांश से 90 अक्षांश। ठीक है, तो ये जो ये पूरा एरिया है आपका, अगर इन शॉर्ट बात करूं, ये देखिए ऐसे समझिएगा आप। ठीक है, ये 3 एरिया डिवाइड हो गए आपके, तो 3 एरिया में जो डिवाइड हो गया, एक तो एरिया ये हो गया, ठीक है, और एक एरिया ये हो गया, और एक ही बीच वाला। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ओके, समझिएगा। हाँ जी, तो वो क्या कह रहा है कि तिब्बत और एंडीज पर्वत पर, उत्तरी ध्रुव पे जैसे रेडियार पाए जाते हैं, तिब्बत में जैसे लामा और याक एक तरह के, मतलब वो आपने देखा होगा जो जैसे कुत्ते जैसे लगते हैं और वो गाड़ी खींचते हैं बर्फ वाले प्रदेशों में, देखा होगा कई फिल्मों में, शायद टाइगर, एक था टाइगर ना, जिसमें स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, उसमें भी वो फिल्म में गाना जो है उसमें भी है, वो उस तरह के जो है वो याक और लामा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलवासी पशुचरण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं,
ठीक है। चलवासी जो पशुचरण है उसके 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका भी मैंने आपको बताया था कि अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता है, मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश है, जो ठंडे प्रदेश है हमारे एशिया के। और तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो ये कह रहा है कि जो पूरा एरिया है इसमें जो अगर हम लोग बात करें पूरे ग्लोब में, तो एक तो ये जो यहाँ पर जो अफ्रीका पड़ेगा आपका, ये वाला जो एरिया, दूसरा ये जो एशिया पड़ेगा ये वाला एरिया, ठीक है, और तीसरा जो है ये जो ठंडे प्रदेश है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नए चारगाहों की खोज में पशुचारक समतल भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। यानी कि जो एक जगह की घास खत्म हो गई, अब मैं यहाँ पे थी तो यहाँ पे जो घास थी खत्म होगी, तो अब मैं फिर दूसरी जगह की तलाश करूंगी जहाँ पे घास होगी। तो इससे क्या होता है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पशुओं को लेके तो जाऊंगी, तो लंबी लंबी दूरियां भी तय करते हैं। और क्या होता है कि गर्मियों में मैदानी भाग में रहते हैं इससे पर्वतीय चारगाहों की, और शीत में पर्वतीय भागों से मैदानी चारगाहों की ओर प्रवेश करते हैं। यानी कि वो ये कह रहा है कि क्या होता है कि ये लोग ऐसा भी करते हैं कि गर्मी में जो है ये जो है मैदानी भागों से रहते हैं, और तो ज्यादा गर्मी होती है तो पर्वतों पे चले जाते हैं क्योंकि ठंडक है। ठीक है, फिर जब ज्यादा ठंड होती है तो पर्वतों से नीचे मैदान में भी उतर कर आ जाते हैं। तो इस तरीके से अपना ये जो जगह है चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट है, इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ऋतु प्रवास का मतलब, ऋतु का मतलब होता है मौसम, प्रवास का मतलब होता है रहना। लाइक जैसे अगर हम लोग बात करें, अब गर्मियां अगर जैसे ज्यादा होती हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल। ठीक है, तो ये सब क्यों जा रहे हैं हम, ठंडे प्रदेश में। ठीक है, गर्मी है तो वहां चले गए। इसी तरीके से ये करते हैं, जब गर्मियां किसी जिस जगह पे रह रहे हैं मैदानी क्षेत्र में, वहाँ गर्मी ज्यादा हो जाती है तो ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ चढ़ जाते हैं ठंड में। और जब वहां पे सर्दियां आती हैं, जैसे ठंड ज्यादा हो जाती है, तो वो नीचे मैदानों में आ जाते हैं गर्मी वाले प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। जो मैं आपको समझा रही हूँ वही है, बस इसमें आप जो कुछ समझना है वो क्या समझना है, इन जातियों के नाम समझ लीजिए कि एक तो गुज्जर, एक बकरवाल, एक गद्दी, एक एवं भूटिया, ये जनजाति हैं 4। ये क्या करती हैं कि गर्मियों में इस पर्वतों पर चली जाती है और सर्दियों में पर्वतों से मैदानों में आ जाती है। ठीक है, इन शॉर्ट ये आपसे ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है, चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है। जो मतलब जो इस तरीके से घूमते थे ऐसे पशुचारक अब घट रहे हैं धीरे धीरे। क्यों, एक तो राजनीतिक सीमाएं हो गई हैं भी, अपने अपने राज्यों की सीमा हो जाती है। पहले तो सब चारों तरफ कहीं भी घूम लेते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। दूसरा, कई देशों में अब नई बस्तियों की योजना बनने गई है। ठीक है, तो क्या है, अपनी अपनी इनके मतलब फिक्स जो ठिकाने बन गए, तो अब ये लोग इस तरीके से नहीं घूमते। नेक्स्ट है, वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन का यहाँ पे मतलब क्या होता है, देखिए समझिएगा। चलवासी पशुचरण की अपेक्षा, मतलब जो घूम घूम के करते थे, उनकी जगह वाणिज्य पशुधन पालक अधिक व्यवस्थित में पूंजी प्रधान है। इसमें पैसा भी ज्यादा होता है और ज्यादा तरीके से का वाला होता है, क्योंकि एक जगह फिक्स रहते हैं कि हम यहाँ पे फिक्स है और यहीं पे हमारे पशु भी रहेंगे, यहीं पे हमें सारा काम करना है। यहाँ पे मान लो मैंने 20 भैंस रख ली है, यहीं पे दूध निकालना है, दूध को प्रोडक्ट देना है, बेचने हैं, और यहीं से मुझे लाभ प्राप्त होना है। मुझे घूमने की जरूरत नहीं है, मेरा फिक्स ठिकाना है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। मतलब वहां पर पश्चिम के देशों में ज्यादा हुआ था, फॉरेन में पहले हुआ है, फिर हमारे इंडिया में आया है। एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। फार्म मतलब जैसे आप लोग देखा होगा ना, बकरी पालने वाला, बकरियों का फार्म होता है, भेड़ों का होता है, लाइक ऊँटों का होता है, सॉरी ऊँटों के नहीं, घोड़ों का होता है, मुर्गियों का होता है। ठीक है, इस तरीके से ये फार्म विशाल बहुत बड़े क्षेत्र में होते हैं ये, और संपूर्ण क्षेत्र छोटी छोटी इकाइयों में इसको विभाजित कर देते हैं। चारे को नियंत्रित करने के लिए ना बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई एक हिस्सा है, कैसे करते हैं देखिए समझिएगा इस चीज को, कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर। वो ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई हिस्सा है मेरे पास, ये हिस्सा है, ठीक है, तो मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब मैंने अपने जो जानवर है वो यहाँ छोड़ दिए, उन्होंने यहाँ की घास फूस खाई, इतने यहाँ पर हो गई। जब यहाँ खत्म हो गई, फिर मैंने इनको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, फिर मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। जब तक वो यहाँ की खत्म करा उसने, तब तक यहाँ पे दोबारा आ गई है। तो फिर वही जो साइकिल एक तरीके से चलती रहती है। अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो एक साथ तो सारी तरफ की खत्म कर देंगे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट है, यह एक विशिष्ट गतिविधि है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट गतिविधि है, जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाए जाते हैं, सिर्फ एक टाइप के पशु पाए जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं। इनसे प्राप्त मांस, खालों एवं ऊन को, मतलब अगर हम मेन पशुओं की बात करें तो भेड़ है, बकरी है, गाय है, बैल है, घोड़ा है, और इनकी जो भी खाल होती है उसको भी हम लोग यूज करते हैं खाने में भी, और जैसे आपने देखा अभी मांस मतलब खाने में भी यूज कर रहे हैं, और ऊन कपड़ा जो वगैरह बनाते हैं, स्वेटर जो बनाते हैं, वो सब भी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बाबंद विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। और पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया है। इसमें सूक्ष्म देखिए, जैसे इसकी अगर हम लोग बात करें तो अमूल,
छोटा सा एग्जांपल है, गुजरात में पूरी फर्म लगाई गई है, ठीक है, और अपना ही वो अपनी एक तरीके की डेयरी है, अपने ही जानवर रखे जाते हैं, पाले जाते हैं, उनसे दूध मिलता है और उन दूध को एक प्रोडक्ट में बना के, पैकेट में बना के वो लोग बेच देते हैं। लाइक पतंजलि अपने प्रोडक्ट, अपनी गौशाला है, अपनी गाय है, दूध है, अपना घी है, उसको बनाते हैं पूरे प्रोडक्ट को और पूरे विश्व में सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरोपा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कृषि। अब देखिए कृषि क्या होता है, अब कृषि में क्वेश्चन बनेगा आपका, कृषि क्या होता है, निर्वाह कृषि क्या होता है, दोनों चीजों को समझ लीजिएगा। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं एवं इसी प्रभाव के कारण कृषि प्रणाली देखी जाती है। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना, पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होती है। मुख्य प्रणालियां निम्नलिखित है। वो कह रहे हैं यहाँ पे जो कृषि का मतलब होता है कि अगर हम लोग बात करें तो पूरी तरह से हम पर्यावरण पर प्रभाव मतलब निर्भर होते हैं, और जो फसल का बोया जाना, काटे जाना, ये जो क्रिया होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। तो इसमें कृषि आ जाती है निर्वाह कृषि। तो ये जो निर्वाह कृषि है वो निर्वाह कृषि क्या होती है, इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादकों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसके दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि मान लीजिए ये मेरा खेत है और मैंने यहाँ पर, देखिए मान लीजिए ये मेरा खेत है और मैंने यहाँ पे खेती करनी शुरू कर दी, तो यहाँ से जो चीजें मिलेगी उसको या तो मैं संपूर्ण खुद ही यूज करूंगा या उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मैं यूज करूंगा, बाकी का मैं कहीं सेल कर दूंगा, ठीक है। तो किस तरीके से सेल कर दूंगा, देखिए समझिएगा। आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या थी, ये दो प्रकार की होती है, आदिकाल निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि कार्य। अब देखिए इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर ये होता था आपका कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये किया जाता था। ये आदिम जाति के लोग ये कृषि करते थे। इसके क्षेत्र अफ्रीका, मैंने समझाया था आपको, दक्षिणी मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया है। इसके अंदर क्या होता था कि अपने अपने ही यूज के लिए जितनी मुझे जरूरत है उतनी कृषि करी जाती थी और उतना ही चीजों को बोया जाता था, मैनेज किया जाता था। इन क्षेत्रों में वनस्पति को जला दिया जाता था। देखिए क्या होता था कि ये पूरा मैं आपको पैराग्राफ एक तरीके से समझा देती हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा जरा। ये इतना बड़ा ये पैराग्राफ मैं समझा रही हूँ आपको, क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि क्या होता था कि जैसे ये जंगल होता था बहुत बड़ा, ठीक है, इस जंगल का एक ही जो हिस्सा होता था, यहाँ पे छोटे से घास फूस होते थे, इनको क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। अब जब जला दिया जाता था तो वो जो जल के सारे पौधे जो हो जाते थे, उनकी जो राख है, ठीक है, उसकी जो राख है उसको मतलब फावड़े वावड़े से खोद के सारी तरफ बिखेर दिया जाता था। वो जो राख थी वही खाद बन जाती थी और उसमें बीजों को छिड़क दिया जाता था। अब ये जो काम करके ना, मतलब छोटे छोटे औजारों से ये चीज करके बीजों को छिड़क के, अब क्या होता, जब बीजों को छिड़क दिया तो अब यहाँ पे फिर खेती हो जाती थी, कृषि हो जाती थी। अब जब ये हो गया तो ऐसे 2-4 साल तक करा जाता था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मतलब एक जो मेन पीरियड था वो 3 से 5 साल का होता था। अब यहाँ पे कर लिया, ठीक है, इसमें और किसी मतलब ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, ज्यादा खुदाई की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रोसेस में काम कर लिया। अब क्या करा कि ये वाला काम तो ये तो हो गया, अब इसको छोड़ दिया ऐसे ही। अब क्या हुआ कि अब हम इधर आ गए, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने यही करा, फिर हम लोग इधर चले गए, ऐसे ऐसे करके प्रोसेस को करते रहते थे। फिर जब ये पहले हमने यहाँ से यहाँ आए, फिर हम यहाँ से यहाँ गए, फिर हम यहाँ से यहाँ गए, तो ऐसे करते करते क्या हो जाता था कि चीजें जो है यहाँ पे ये दोबारा से फिर से हो जाती थी। तो इसको हम क्या कहते थे, इसको कहते थे हम स्थानांतरित कृषि, इसको हम कहते थे आपकी गहन कृषि, इसको हम कहते थे कर्तन कृषि, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको अंडरलाइन करके, ये रहा देखिए लिखा हुआ, कृषि कर्तन किसे कहते हैं, पेपर में आता है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, कर्तन कृषि कैसे कहते हैं, दहन कृषि किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब एक ही क्वेश्चन बनेगा आपको, जो मैंने आपको अभी समझाई, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये मेन कहाँ पे पाई जाती थी, ये मैक्सिको में, ठीक है, झूमिंग कृषि भी इसी को कहा जाता है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग, गहन कृषि क्षेत्र क्या होते हैं, गहन निर्वाह कृषि। देखिए गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, मतलब गहन का मतलब आप समझ गए होंगे, लाइक डीप, ठीक है, यानी कि बड़े लेवल पे काम करना। तो ये कहते हैं जो कृषि मानसूनी एशिया के घने, जो बहुत ज्यादा मतलब घने बसे जो जगह होती थी, देश जो होते थे, वहां पर ये गहन कृषि होती थी। इसके दो उदाहरण, जैसे अगर हम लोग बात करें, पहला उदाहरण समझिएगा, चावल गहन कृषि वाली कृषि, गहन निर्वाह वाली कृषि। जो चावल गहन निर्वाह मतलब, देखिए चावल अगर हम लोग बात करें तो बड़े लेवल पे खाया जाता है, मतलब अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में भी बाहर भी, ठीक है। तो ये कृषि कैसी होगी, इसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब इसको हम लोग उगा सकते हैं, बना सकते हैं चावल, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको हम गहन कृषि में कहेंगे। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेती
खेतों के आकार छोटे होते हैं एवं कृषि कार्य में कृषक संपूर्ण परिवार लगा रहता है, मतलब पूरा परिवार एक ही में लगा रहता है, क्योंकि उसमें बाहर से लेबर की जरूरत नहीं होती। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। यानी कि क्या होता है कि मशीनों से ज्यादा यहाँ पर क्या होता है कि जो खुद अपने सेल्फ मेहनत ज्यादा होती है। और क्या करते हैं कि पशुओं के गोबर की खाद व हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है और परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। देखिए ऐसी कृषि में क्या होता है कि सारे घर के लोग लगे रहते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कृषक की तो आमदनी कम होती है, पूरे परिवार की अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल तो उसकी ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे आपने देखा ना गाँव में कुट्टी पत्नी जो हरा जो होता है, कहीं हरा कहते हैं कुट्टी कहते हैं, जो गाय भैंसों के लिए आता है, जो भूस होता है, ठीक है, वो क्या होता है जो हमारे खेतों में से निकलता है वेस्ट वही तो होता है, तो वो भी यूज हो जाता है, गाय भैंसों का गोबर भी यूज हो रहा है, सब कुछ वहीं की वहीं वो प्रोडक्ट जो है एक तरीके से साइकिलिंग सी यूज होती रहती है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करें चावल रहित गहन कृषि। अब चावल रहित गहन कृषि में वो क्या कहना चाह रहा है कि मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चवाच जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सोरपम बोया जाता है। ये कुछ बीज हैं, कुछ तरह की फसलें हैं जो पाई जाती हैं इन एरिया में। कहाँ पर? उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में। भारत के सिंध गंगा के मैदानों के पश्चिमी भाग में भी गेहूं एवं दक्षिण व पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में ज्वार बाजरा रूप से मुख्य उगाया जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वहां पे जो हम लोग ये कर रहे थे कि चावल निर्वाह जो चावल प्रधान गहन कृषि थी इसमें हम एक उपयोग कर रहे थे, पूरा परिवार इसमें लगा हुआ था। दूसरी कृषि में क्या होता है, इसमें हमने बहुत सारी सिर्फ उसमें चावल ही था, इसमें बहुत सारी फसलों को हमने एक साथ उगाया है और इसमें ना हमें बाहर से श्रम की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इतना आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा। इससे आगे का जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली एक साथ डालने में इतना बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो जाने में भी बहुत टाइम लगता है और शायद आप लोग भी बोर हो जाते हो, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा ही आ रहा है कि कुछ बच्चों को शायद समझ में नहीं आ रहा है या बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा छोटे वीडियो बनाऊं ताकि आपको समझ में भी आए, ठीक है। देखिएगा अगर आपको समझ में आता तो बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने वो भी बताया कि मैप वाला जो पोर्शन हम किस तरीके से करेंगे, और कुछ आपके आइडियाज हैं या कुछ और आपके मतलब है जो आप चाहते हो कि जिस तरीके से मैं इस पर काम करूँ, तो प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।